हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर आपका फोर्थ क्वेश्चन पेपर नगरीय समाजशास्त्र या नगरीय समाज। तो आज हम नगरों के प्रकारों को देखने वाले हैं। हमने कल की कक्षा में नगरीकरण को देखा, नगरों को देखा। आज हम देखेंगे नगरों के प्रकार, कितने प्रकार के नगर होते हैं और किन किन ने विद्वानों ने नगरों के प्रकारों को दर्शाया है। तो उसमें हम नगरों के प्रकारों में सबसे पहले जिन विद्वान का प्रकार का अध्ययन करते हैं उनका नाम है एस रेमंड ने जो नगरों के प्रकार बताए हैं वो 5 बताए हैं। उसमें सर्वप्रथम है संस्थाओं के प्रधान नगर, जहाँ पर संस्थाएं हो, शिक्षा संस्थाएं हो, ठीक है, आपकी व्यापारिक संस्थाएं हो, ऐसे नगर, जिसे एस रेमंड ने संस्थाओं के प्रधान नगर बताया है, जिसमें आपके धार्मिक संस्थाएं हो, ठीक है। फिर उसके पश्चात व्यापारिक नगर या व्यापारिक केंद्र, जहां पर व्यापार किया जाता हो, अधिक से अधिक व्यापार होता हो, जैसे आपके दिल्ली, मुंबई, कानपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर। फिर उसके पश्चात उन्होंने बताया है औद्योगिक नगर, जहां पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई हो और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण उस क्षेत्र पर नगरों की स्थापना हुई हो या उस क्षेत्र के आसपास नगर बना हो, जैसे आपका भिलाई, आपका पीथमपुर और नागपुर के पास हम देखते हैं कुटीपुरी, ठीक है। फिर उसके पश्चात महानगरीय क्षेत्र जो विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है, जैसे आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, भोपाल, इंदौर, ये महानगरों की श्रेणी में आते हैं। उसके पश्चात अवलंबित नगर मतलब नाम से सिद्ध होता है किसी दूसरे पर अवलंबित जो नगर है, ऐसे नगरों को हम अवलंबित नगर कहते हैं, जो किसी अपने आसपास स्थित बड़े नगर पर निर्भर होते हैं। वहाँ के लोग दिन भर कार्य करने के लिए जाते हैं और फिर कार्य कर वापस आते हैं। और अवलंबित नगर में वो नगर भी आते हैं जो पिकनिक डेस्टिनेशन या पिकनिक प्लेस के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर हम पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, ऐसे नगरों को भी हम अवलंबित नगर कहते हैं। उनके पश्चात हम आर डी मैकेंजी के नगरों के प्रकार देख लेते हैं। आर डी मैकेंजी ने भी नगरों के कुछ प्रकार बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया है प्राथमिक सेवाओं वाले नगर, जहाँ पर हमारी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ऐसे नगरों को प्राथमिक सेवाओं वाले या प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले नगर कहा जाता है। उसके पश्चात वाणिज्यिक नगर से आशय ऐसे नगर जहाँ पर व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, जैसे आपका इंदौर मध्य प्रदेश में, और आपके भारत का सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा है, आर्थिक राजधानी मुंबई। फिर हमारे राष्ट्र के अन्य वाणिज्यिक या व्यापारिक नगर। फिर उसके पश्चात औद्योगिक नगर, जहाँ पर क्या हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, इंडस्ट्रियों की स्थापना हुई है, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, और उस स्थान पर कई लोग कार्य करने गए, जॉब करने गए, नौकरी करने गए, और क्या किया, वो लोग वही सेटल हो गए, वही रहने लगे। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नगर। फिर उसके पश्चात है मिश्रित नगर, यहाँ पर इसकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, मिश्रित नगर की कोई विशेषता नहीं है, कोई एक स्वरूप नहीं है। यहाँ पर आपको प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपको वाणिज्य उद्योग भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको छोटी छोटी या कोई बड़ी औद्योगिक इकाई भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। इनका कोई विशेष परिचय नहीं होगा, इस नगर का कोई विशेषता नहीं होगी, यहाँ पर सभी सुविधाएं मिश्रित रूप से आपको मिल जाएगी, इसलिए हम इसे कहते हैं मिश्रित नगर। फिर हम प्रसिद्ध समाजशास्त्री ई बर्गर, इनकी जो लिखी पुस्तक है अर्बन सोशियोलॉजी, ई बर्गर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अर्बन सोशियोलॉजी। उस पुस्तक में प्रसिद्ध समाजशास्त्री ई बर्गर ने नगरों के कुछ प्रकार बताए हैं। हम उन प्रकारों को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने सर्वप्रथम जो प्रकार बताया है वो बताया है आर्थिक नगर या
केंद्र। आर्थिक नगर और आर्थिक केंद्र अर्थात जहां पर रुपए पैसों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। ठीक है, उसमें उन्होंने पहला लिया है कौन सा, आर्थिक नगर में या आर्थिक केंद्र में भी उन्होंने उसके उपनगर बताए हैं। उसमें कौन सा, उत्पादन के केंद्र, ऐसे नगर जहां पर उत्पादन होता हो। उसमें कौन सा बताया है उन्होंने, पहला मत्स्य उद्योग, जहां पर मत्स्य उद्योग होता हो, मछलियों की खेती होती हो, मछलियों का उत्पादन किया जाता हो और मछलियों का उत्पादन करके उनका विक्रय किया जाता हो, उनका निर्यात किया जाता हो, वहां से मछलियों को संपूर्ण क्षेत्र में बेचा जाता हो और उस स्थान पर अधिकतर लोग या संपूर्ण लोग अपना जीवन गुजर मत्स्य उद्योग से ही करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, मत्स्य उद्योग वाले नगर। फिर उसके बाद है खदान, ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग खदान में कार्य करते हैं, खदान में कार्य कर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और उस क्षेत्र में अधिकतर खदान ही होती है। तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं, खदान केंद्र या खदान वाले नगर। जिसमें एक फिल्म बनी है आपकी KGF पोलार गोल्ड फील्ड्स, जहाँ पे मतलब सोने की खदान है। ठीक है, अपना पन्ना जहाँ पर हीरे की खदान है। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, खदान नगर। फिर उसके पश्चात तेल नगर। तेल नगर नाम से ही सिद्ध होता है, तेल नगर मतलब जहाँ पर तेल के कुएं हो, तेल के भंडार हो, जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता हो और उस उत्पादन के पश्चात उस तेल को बाजार में निर्यात किया जाता हो। उसके पश्चात उन्होंने बताया है औद्योगिक नगर, जिसमें औद्योगिक नगर किस प्रकार के, बड़े, जहाँ पे उद्योग तो है पर किस प्रकार के है, बहुत विस्तृत रूप में है, बड़े रूप में है। उसके पश्चात मध्यम औद्योगिक नगर, जहाँ पर उद्योग तो स्थापित है पर ना तो बड़े है ना तो छोटे है, साधारण स्तर के उद्योग है या मध्यम स्तर के उद्योग है। फिर उसके पश्चात उन्होंने बताया है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर में भी उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। अंतरराष्ट्रीय जहां से संपूर्ण विश्व में व्यापार किया जाता है, राष्ट्रीय जहां से सिर्फ हमारे ही देश में व्यापार किया जाता है, और स्थानीय अर्थात जहां से सिर्फ उसी स्थान पर व्यापार किया जाता है, वहां से आयात निर्यात बाहर से नहीं होता। ठीक है, फिर उसके पश्चात उन्होंने बताया है परिवहन नगर। परिवहन नगर जहां से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, जहां से हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके, जिसमें बंदरगाह अर्थात जहां पर समुद्री मार्ग से जहाजों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के वस्तुओं को पहुंचा जा सके, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक के जा सके। उसके पश्चात उन्होंने बताया है अंतर्देशीय परिवहन। अंतर्देशीय परिवहन बंदरगाह से भी हो सकता है, और यदि बंदरगाह से नहीं हुआ तो किससे होगा भाई अंतर्देशीय परिवहन? अंतर्देशीय परिवहन होगा एरोप्लेन से अर्थात हवाई जहाज से। तो इसके लिए हम ऐसे नगरों को इस श्रेणी में रखेंगे जहां पर एयरपोर्ट हो। क्या हो? एयरपोर्ट, जहां एरोप्लेन आते हो, एरोप्लेन जहां से उड़ते हो। ठीक है, जैसे नागपुर, कोलकाता, हमारा भोपाल, दिल्ली, यहाँ इन शहरों को हम क्या कहते हैं? अंतर्देशीय परिवहन नगर, जहाँ पे एयरपोर्ट हो, अंतरराष्ट्रीय सुविधा के एयरपोर्ट हो। फिर उसके पश्चात तो अंग दिया है उसका क्या है? आर्थिक सेवा नगर, जहाँ से आर्थिक सेवाएं संचालित की जाती हो, ऐसे नगरों को आर्थिक सेवा नगर कहते हैं। जिसमें सबसे पहला है वित्तीय सेवा, जहां पर अर्थव्यवस्था का नियमन होता हो, जहां पर हमारे राष्ट्र या देश की अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता हो, वित्त से संबंधित निर्णय लिए जाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद विविध सेवा नगर, यहाँ से सभी प्रकार के पैसे से संबंधित, रुपये से संबंधित सेवाओं की पूर्ति होगी। ऐसे नगरों को हम विविध सेवा नगर कहते हैं। यह है आर्थिक सेवा नगर की श्रेणी के नगर। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो दूसरा प्रकार बताया है ई वर्गेस में, वह है राजनीतिक केंद्र। राजनीतिक केंद्र अर्थात जहां से शासन प्रशासन द्वारा उस नगर से संबंधित
विकास की योजनाओं, कानूनों आदि से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं और विकास की योजनाओं और कानूनों को उस स्थान से संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण राज्य और संपूर्ण गांवों शहरों के लिए लागू किया जाता है। अब नगर में योजनाएं बनती है और गांव में भी लागू होती है ना वही योजना, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक केंद्र से हुई है। तो हम राजनीतिक केंद्र में देखते हैं पहला नागरिक राजनीति केंद्र। नागरिक राजनीति अर्थात हमसे रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड, नागरिकों से रिलेटेड, जहां पर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र आपके WHO का मुख्यालय, ठीक है, आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यहाँ से जो योजनाएं बनती है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए बनती है और संपूर्ण विश्व में क्या होती है, लागू की जाती है। उसके पश्चात आपके राष्ट्रीय नागरिक राजनीति केंद्र। राष्ट्रीय नागरिक राजनीति केंद्र अर्थात हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, हमारे देश से संबंधित जो भी नियम बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, जो भी योजनाएं बनेगी वह कहाँ बनेगी, दिल्ली में। और यदि हम हमारे राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमारे लिए कौन सा हो जाएगा स्थान, हमारा भोपाल, जहाँ से हमारे राज्य की राजनीति निर्धारित होगी, हमारे राज्य के विकास के लिए नियम बनेंगे, हमारे राज्य की जनता पर नियंत्रण के लिए कानून बनेंगे, हमारे राज्य के सुनियोजित तरीके से संचालन के लिए नियम और कानून बनेंगे, ठीक है। फिर होता है स्थानीय राजनीतिक केंद्र, जहां पर आपके नगर से या गांव से संबंधित नियम बनेंगे, नगर या गांव से संबंधित कानून बनेंगे, नगर या गांव के विकास से संबंधित नीतियों का निर्धारण होगा, आपके नगर या गांव से संबंधित क्या होगा भाई, विकास के लिए योजनाएं बनेगी। गांव का उल्लेख यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो विशेषता है ये गांवों में भी लागू होती है और नगर में भी लागू होती है। हम पढ़ तो नगर रहे हैं, ठीक है, पर हमको ये ध्यान में रखना है कि राजनीति के केंद्र जो है या राजनीतिक नगर जो है वो सिर्फ नगरों के लिए ही योजना नहीं बनाते, वो उस राष्ट्र, राज्य या उस जिले से संबंधित जो भी गांव है उन गांवों के लिए भी योजनाएं बनाते हैं, उनका संचालन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें बताया है उन्होंने सैनिक राजनीति के केंद्र। सैनिक राजनीति के केंद्र अर्थात नाम से सिद्ध हो रहा है जहां पर सैनिक या राष्ट्र या राज्य या क्षेत्र की रक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हो, जहां पर सैनिकों की छावनियां हो। जैसे हमारे लिए हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा नगर है भाई, पचमढ़ी है, जहां पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। और यदि हम सेना की बात करें तो हमारे यहाँ मऊ है, ठीक है, इंदौर के पास मऊ, जिसे हम क्या कहेंगे, हमारे लिए कौन से नगर है ये है हमारे लिए सैनिक नगर। सैनिक नगर जिसमें हम देखते हैं उसके प्रकार, कितने प्रकार है, 2 प्रकार। पहला तो परकोटे वाले सैनिक नगर। परकोटे वाले सैनिक नगर मतलब जहां पर क्या होता था, अभी तो वर्तमान काल में क्या हो गया कि आधुनिक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए अब ये परकोटे वाले सैनिक नगर तो हमें नहीं दिखाई देते। पर प्राचीन काल की बात करते हम तो राजा महाराजा के शासन काल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे बनाए जाते थे, जहां पर राजा अपने राज्य का शासन करता था और उस स्थान पर क्या किया जाता था, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए नीतियां बनाई जाती थी। ऐसे स्थान कहां पर है हमारे भारत में, आपको देखने को मिलेगा जयपुर में, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े किले हैं, ठीक है। ऐसे स्थान को हम परकोटे वाले नगर कह सकते हैं। फिर उसके पश्चात सैनिक प्रशिक्षण नगर, जहां पर सैनिकों को प्रशिक्षण मिलता है। कहां पर भी, हमारे यहाँ पचमढ़ी, सागर और मऊ, ठीक है। तो ऐसे नगर है जहां पर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वो पुलिस के सैनिक हो या हमारी सेना के सैनिक हो। फिर उसके पश्चात हम ई बर्गेल द्वारा जो तीसरा प्रकार बताया नगरों का, उस प्रकार को देखते हैं तो उसमें सांस्कृतिक
केंद्र या सांस्कृतिक नगर। उसमें पहला बताया उन्होंने धार्मिक नगर। अब धार्मिक नगर में भी उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार। उसमें कौन सा? धार्मिक शासन अर्थात जहां पर धर्म की सत्ता हो, धर्म के द्वारा शासन किया जाता हो, ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? धार्मिक शासन नगर। जैसे हमारे लिए क्या हो जाएगा कोई धार्मिक शासन नगर? हमारा अयोध्या, काशी जिसे हम बनारस कहते हैं, ठीक है, मथुरा, जगन्नाथपुरी, ठीक है, या जहाँ जहाँ पर पीठ बने हैं उन नगरों को हम क्या कहते हैं? धार्मिक शासन नगर कहते हैं, जहाँ से हमें हमारे धर्म से संबंधित बातों का ज्ञान करवाया जाता है और वहाँ पर एक पीठाधीश शासन करता है और वह हमारा धार्मिक मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? धार्मिक शासन नगर। उसके पश्चात तीर्थ यात्रा नगर। तीर्थ यात्रा नगर अर्थात जहाँ पर हम पिलग्रिमेज में जाते हैं, पिलग्रिम्स करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, जहाँ पर हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। ऐसे अब कौन कौन से नगर है? जहाँ पर ज्योतिर्लिंग हो, ठीक है, जहाँ पे माता जी या किसी ईश्वर की या किसी औलिया की, किसी पीर की, किसी संत की, किसी महापुरुष की क्या हो, याद में या स्मृति में कोई मंदिर बनाया हो, कोई गिरजाघर हो, कोई चर्च हो, कोई मज़ार हो, ठीक है। हमारे लिए अगर हम मुस्लिम धर्म के लिए बात करें तो कौन सा होगा? जहाँ पर दरगाह हो या कोई बड़ी मस्जिद हो, ठीक है, जैसे हाजी अली, निजामुद्दीन, अजमेर, ठीक। फिर उसके पश्चात सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध अमृतसर, हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध क्या है? हिंदुओं के लिए तो हमारे बहुत से प्रसिद्ध धर्मस्थल है या तीर्थ स्थल है, जैसे कौन सा होगा हमारा? काशी विश्वनाथ, वाराणसी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, ठीक है, शिरडी, पंढरपुर, रामेश्वरम, ऐसे कई तीर्थ स्थान, ठीक है। फिर उसके पश्चात स्मारक नगर। स्मारक नगर ऐसे नगर जहाँ पर किसी संत या किसी महान पुरुष या किसी महान योद्धा का स्मारक हो, किसी महान राजा का स्मारक हो, ऐसे नगरों को हम स्मारक नगर कहते हैं। फिर उसके पश्चात सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में हम दूसरी श्रेणी देखते हैं ख, जिसमें धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक केंद्र। धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक केंद्र ऐसे केंद्र जहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं बताया जाता है। तो ऐसे स्थान कौन से होंगे हमारे लिए? हमारे ज्ञान के केंद्र ही होंगे, जहाँ पर हम शिक्षा प्राप्त करते होंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सभी धर्मों को समान बताया है, किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं बताया है। तो हम धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक केंद्र में जो पहला है उसे देखते हैं उच्च शिक्षा व अनुसंधान केंद्र। उच्च शिक्षा, जहाँ पर हमें अच्छी शिक्षा मिलती हो, जहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन और विश्वविद्यालय बने हो। अनुसंधान नगर, अनुसंधान अर्थात जहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो, जैसे विश्वविद्यालय जिन स्थानों पर स्थापित हो या ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप जाकर रिसर्च कर सकते हो, उन्हें हम उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान नगर कहते हैं। उसके पश्चात सांस्कृतिक नगर। कुछ नगर ऐसे होते हैं जो हमारी संस्कृति को प्रसारित करते हैं, ऐसे नगरों को हम सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में लेते हैं। ऐसे नगरों को हम सांस्कृतिक नगर कहते हैं। सांस्कृतिक नगरों जैसे हमारे लिए क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक नगर अमृतसर, ठीक है, जयपुर,
और अगर हम किसी त्योहार का वहाँ पर उदाहरण दें तो त्योहार जहाँ पर प्रसिद्ध होता है, ठीक है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिवाली मनाई गई। कहाँ पर, कौन सा प्रसिद्ध है हमारे लिए दिवाली के लिए? हमारे लिए अयोध्या, ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ कि प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में दीपों का प्रज्वलन किया गया। ठीक, फिर उसके पश्चात हमारे लिए नवरात्रि के लिए कौन से हो जाएंगे सांस्कृतिक नगर? जहाँ पे माता जी के शक्तिपीठ है या माता जी के मंदिर है, ऐसे नगर। हमारे शिव भक्ति पूजा से संबंधित हमारे सांस्कृतिक नगर कौन से हो जाएंगे? जहाँ पर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है या जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है या जहाँ पर उप ज्योतिर्लिंग है, ऐसे नगरों को हम क्या कहेंगे? हमारे सांस्कृतिक नगर। ठीक है, ऐसे ये तो मैंने हिंदू धर्म के सांस्कृतिक नगरों की उदाहरण दे दिए, पर ऐसे ही बाकी धर्मों के लिए भी सांस्कृतिक नगर हो गए। जैसे सिख धर्म के लिए सांस्कृतिक नगर कौन सा है? उनका अमृतसर, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है। ठीक, फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं स्वास्थ्यवर्धक नहीं, अजायब घर के कौतूहल भंडार। अजायब घर के कौतूहल भंडार नगर, जिसमें भारत में सारनाथ, मथुरा, ये क्या है? कौतूहल भंडार के नगर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो चौथा प्रकार, उसमें ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर। कुछ ऐसे नगर जहाँ का एक विशेष इतिहास हो, ठीक है, और जो संस्कृति के संचालन में भी सहायक हो। जैसे उज्जैन, जहाँ का एक विक्रमादित्य से संबंधित इतिहास है और यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग होने के कारण यह हिंदू संस्कृति के उत्थान में भी योगदान देता है। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर। सांची जो ऐतिहासिक स्थान है, जो अशोक द्वारा निर्मित है, सम्राट अशोक द्वारा, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां है, जहाँ से बुद्ध धर्म की संस्कृति का विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होता है, बुद्ध संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं स्वास्थ्यवर्धक नगर। नाम से सिद्ध होता है जहाँ से हमें स्वास्थ्य लाभ हो। यदि हम बीमार हो गए तो क्या करते हैं? हम अपने प्राथमिक स्तर पर इलाज करते हैं, और प्राथमिक स्तर पर अगर इलाज न हुआ, ठीक तरीके से उपचार सही तरीके से नहीं मिल पाया, तो हम बड़े नगरों की ओर दौड़ लगाते हैं, बड़े नगरों की ओर भागते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े चिकित्सालय हो, और उन चिकित्सालयों में जाकर हम अपना उपचार करवाते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्यवर्धक नगर। जैसे हमारे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक नगर कौन सा है? नागपुर, या हम इससे बड़े स्तर पे भी जा सकते हैं, मुंबई भी जा सकते हैं, भोपाल एम्स में भी जा सकते हैं, हम दिल्ली एम्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए? स्वास्थ्यवर्धक नगर हो गए, जहाँ पर बड़े बड़े चिकित्सालयों की स्थापना की हो गई होगी, जहाँ पर चिकित्सा के लिए अच्छे अच्छे उपकरण होंगे, अच्छे चिकित्सकों की सुविधा होगी, और जहाँ पर जटिल से जटिल, असाध्य से असाध्य रोगों का उपचार होता होगा। ऐसे नगरों को हम क्या कहेंगे? स्वास्थ्यवर्धक नगर। फिर उसके पश्चात जो चौथा प्रकार बताया है ई बर्गल ने, वो है निवास के आधार पर या निवास के केंद्र नगर। तो उसमें हमने कौन से प्रकार लिखे हैं? 2 प्रकार लिखे हैं। पहला उपनगर और दूसरा विश्राम केंद्र। उपनगर नाम से ही सिद्ध होता है कि ये कैसा नगर है? उप है, अर्थात यह प्रमुख नगर नहीं है, परंतु एक बड़े नगर के पास बना है यह नगर, इसीलिए हम इसे उपनगर कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि लोग कार्य करने के लिए बड़े नगर की ओर जाते हैं, कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, वह भी कहाँ करेंगे? बड़े नगर में करेंगे, और फिर वहां से आकर अपने नगर में रात्रि में विश्राम करेंगे। उनका घर परिवार सब कहाँ होगा? उनके
नगर में होगा, अर्थात उनके लिए उनके उपनगर में होगा। जैसे आपका हम उदाहरण ले लेते हैं नागपुर, पास का नगर तो हमारे लिए नागपुर है, ठीक है। नागपुर में बहुत से लोग कार्य करने के लिए जाते हैं, वहां पर कार्य करते, जॉब करते, नौकरी करते, रोजगार प्राप्त करते हैं, परंतु अपना कार्य समाप्त होने के पश्चात कई लोग नागपुर से आकर कोराडी में रहते हैं, ठीक है। कई लोग अपने सावलेर में रहते हैं, ठीक है, या उसके आसपास के गांवों में रहते हैं। तो ऐसे नगर को हम क्या कहते हैं? उपनगर। एक बड़े महानगर के पास में या बड़े महानगर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे जो नगर बसा होता है, जो पूर्ण रूप से नगर तो नहीं होता पर नगर की सभी सुविधाएं होती है, ऐसे नगर को हम क्या कहते हैं? उपनगर कहते हैं। फिर उसके पश्चात विश्राम नगर। तो विश्राम नगर क्या है? विश्राम नगर मतलब ऐसा नगर नहीं कि जहाँ के लोग सिर्फ विश्राम ही करते हैं या आराम ही करते हैं, दिन भर रात भर सोते ही है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो विश्राम नगर कौन से नगर है? हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि एक निश्चित आयु के पश्चात व्यक्ति क्या करता है? कौन से आश्रम में प्रवेश करता है? संन्यास आश्रम में। हमारे जीवन का चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम, जहां पर वह सभी प्रकार के सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है और ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाता है, साधना करने लग जाता है, तपस्या करने लग जाता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है ईश्वर की कामना, अर्थात मोक्ष की कामना, स्वयं को ईश्वर में सम्मिलित कर लेना, ईश्वर में समाहित कर लेना। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? विश्राम के केंद्र या विश्राम के नगर। प्राचीन काल में हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों की जो प्राचीन सभ्यता थी, उसमें क्या किया जाता था? ऋषि मुनियों के द्वारा अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए वनों की ओर पलायन किया जाता था। वनों में छोटी सी कुटिया बनाकर या किसी पेड़ के नीचे या किसी बड़ी सी गुफा, बड़े से पत्थर या किसी गुफा के नीचे या किसी नदी या किसी नदी या तालाब के पास जाकर साधना करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया जाता था। परंतु अब आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। अब क्या किया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन को जीता है और कुछ समय बाद जब वह मोह माया को त्यागता है, इस सांसारिक दुनिया के दुख संताप से अलग होकर वह आध्यात्मिक नगरों की ओर चला जाता है। वह हरिद्वार चला जाता है, वह बनारस चला जाता है, वह इलाहाबाद चला जाता है या अन्य धार्मिक नगरों पर चला जाता है। तो ऐसे धार्मिक नगर हमारे लिए किस श्रेणी में आते हैं? विश्राम नगर की श्रेणी में आते हैं, जहां पर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर में विलीन हो जाना। उसके पश्चात ई बर्गर ने जो 5वां प्रकार बताया है वह है सांकेतिक नगर। तो उस सांकेतिक नगर क्या है? ठीक है, तो सांकेतिक नगर ऐसे नगर जहां पर विशेष प्रकार के जहां पर कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं होती, जैसे हमारे लिए मुंबई में सांकेतिक नगर है एक। मुंबई में कौन सा सांकेतिक नगर है? सांकेतिक नगर अर्थात ऐसे नगर जो अलग विशेषता लेकर रहेंगे। जैसे मुंबई में हमारे लिए सांकेतिक नगर कौन सा है? फिल्म सिटी, जहां पर क्या होता है? फिल्में बनाई जाती है और उस फिल्मों के माध्यम से हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। जैसे हमारे लिए झीलों का नगर कौन सा है? भोपाल, ठीक है, कई सारे झीलें हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? झीलों का नगर। हमारे भारत में हम एक नगर जयपुर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगर। तो कुछ नगर ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम इस विशेष उपनाम से जानते हैं। तो वही उपनाम को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक नगर कहते हैं, या ऐसे उपनाम हमारे नगर को हम
सांकेतिक नगर कहते हैं। ठीक है, आपका फिल्म सिटी, ठीक है, झीलों का नगर या आपका पिंक सिटी और इस प्रकार के और नाम। ठीक है, फिर छठवां जो प्रकार बताया ई वर्गल ने नगरों का वह है विविधता वाले नगर। विविधता वाले नगर, इनकी कोई विशेषता नहीं होगी, यहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होगी। ये नगर अपने आप में सभी विशेषताओं को सम्मिलित किए होंगे। यहाँ पर आपको संस्कृति, कई प्रकार की संस्कृतियां मिल जाएगी, कई उद्योग मिल जाएंगे, कई व्यापार मिल जाएंगे, कई प्रकार की आर्थिक सुविधा मिल जाएगी। आपको हो सकता है यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण इकाइयां भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको उच्च शिक्षा के संस्थान भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको आजाद घर या कौतूहल भंडार भी मिल जाएंगे। ये हो सकता है ये इस नगर का कोई अलग इतिहास भी हो, या हो सकता है ये नगर किसी विशेष संस्कृति के संचालन में भी अपनी सहायता, अपना सहयोग देता हो सकता है इस नगर में कोई उत्पादन होता हो, या हो सकता है इस नगर में कोई आर्थिक केंद्र भी हो। ये सभी विशेषताएं इनमें थोड़े थोड़े रूप से सम्मिलित होगी, कोई एक विशेषता नहीं होगी ऐसे नगर की। इस नगर में सभी विशेषताएं एक साथ सम्मिलित होगी, तो ऐसे नगर को हम क्या कहते हैं? विविधता वाले नगर। तो ये थे आपके नगरों के प्रकार, जिसमें आज हमने एस रेमन द्वारा दर्शाए गए नगरों के 5 प्रकारों को देखा और आर.डी. मैकेंजी द्वारा दर्शाए गए नगरों के 4 प्रकारों को देखा। ई बर्गर द्वारा दर्शाए गए नगरों के 6 प्रकार और उनके उप प्रकार और उनके भी उप प्रकारों को हमने आज नगरों के प्रकार में देखा। इसे ही हम नगरों के प्रकार और नगरों की वर्गीकरण की श्रेणी में लेते हैं।